ओके जी, हम इन्वेंट्री पढ़े थे और इन्वेंट्री में हमने एनआरवी शुरू की थी और एनआरवी में मैंने आपको बताया था कि एनआरवी का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक अ सेल। ये फॉर्मूला होता है और इसमें से जो भी चीज़ आपको गिवन होगी सवाल में आपने उसके हिसाब से एनआरवी कैलकुलेट कर लेनी है। ये सब बातें आपको पता है। सिर्फ साल के आखिरी दिन आपने एनआरवी का काम करना है बस। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड पे देखिएगा। देखिए सर, आपने एक अदद इन्वेंट्री खरीदी 10,000 रुपए की। आप इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे, अच्छा 1 लाख की चलें, इन्वेंट्री डेबिट कर दी 1 लाख से, कैश क्रेडिट कर दिया 1 लाख से। मैं दो सिनेरियोज बनाता हूँ। एज्यूम करें कि साल के दौरान आपको पता लगा कि इसकी वैल्यू लाख की बजाय ना 80,000 रुपये आ गई। तो आपने एक काम किया, आपने उसी वक्त ही एंट्री की एनआरवी लॉस या कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 20,000 से और क्रेडिट आपने कर दी इन्वेंट्री 20,000 से और आप यहां पे 20,000 लिख देंगे। और जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर एक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी और एक एनआरवी लॉस आ जाएगा। इसमें आपने 20,000 लिख दिया। ठीक हो गया? ये मैं साल के दौरान वाली मिसाल आपको दे रहा हूं। अच्छा, फिर कुछ अरसे बाद ये चीज बिक गई, ये चीज बिक गई, लेट्स अज्यूम ये चीज बिक गई 80,000 की बिक गई। अब आप एक एंट्री करेंगे सेल्स की, डेटर डेबिट या कैश डेबिट 80,000 से और सेल्स आप क्रेडिट करेंगे 80,000 से, यानी सेल्स फिर लेजर में जाएगा और लेजर से होता होता इधर आ जाएगा। क्या दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल से नहीं होनी चाहिए? परपेचुअल है, वो करनी है, वो भी तो एंट्री होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये किस वैल्यू से होगी? ये किस वैल्यू से होगी? मेरे पास इन्वेंट्री लाख रुपए की थी, मैं उसको 20,000 नीचे गिरा चुका हूं। आज मेरे पास ये वैल्यू 80,000 की पड़ी हुई है। ऐसी है ना? लाख की थी, 20,000 तो मैं पहले गिरा चुका हूं, पीछे 80 रह गई ना। इसका मतलब है कि ये एंट्री 80,000 से ही होगी क्योंकि मेरी इन्वेंट्री पड़ी ही 80,000 से और मैं कॉस्ट ऑफ सेल में 80,000 ले जाऊंगा। ठीक हो गया? अब ये माइनस हो जाएंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा जी? 20,000 का लॉस आ जाएगा। ठीक होगी बात? सर, अगर साल के दौरान ये काम हो और मैं फैसला करूं कि मैंने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को गिरा देना है तो ये आंसर बनता है। ठीक हो गया? अब आते हैं सिनेरियो नंबर 2 पे कि साल के दौरान वैल्यू गिर गई लेकिन मैंने फैसला किया मैंने ये एंट्री करनी नहीं है, ये वाली एंट्री मैंने नहीं करनी। फिर क्या फर्क पड़ेगा? आइए प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। अब आपकी चीज बिकेगी तो 80,000 की, आपको पता था नीचे गिर गई है साल के दौरान, अभी साल खत्म नहीं हुआ, ईयर एंड नहीं आया, साल के दौरान ही मुझे पता लगा वैल्यू गिर गई है, लेकिन मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करना। कोई बात नहीं, क्या लेजर क्या बनेगा? इन्वेंट्री का लेजर ये बनेगा ना, लाख रुपए की चीज पड़ी है, बस लाख की पड़ी। अभी 80,000 की बिक गई, क्या एंट्री करेंगे? डेटर डेबिट जी 80,000। लेकिन जब मैं दूसरी एंट्री करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, वो कितने से होगी? अब 1 लाख से होगी क्योंकि अब तो वो लेजर में 1 लाख से पड़ी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में 1 लाख जाएगा। आंसर क्या आया? आंसर तो दोनों में सेम है। तो इसका मतलब है कि साल के दौरान अगर वैल्यू गिर जाए और आप ना भी एडजस्टमेंट करें ना, तो सेल के दौरान ना खुद ही एडजस्टमेंट हो जानी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी। बात समझे? इसीलिए हम एनआरवी लॉस का काम ना साल के दौरान करते ही नहीं है। साल के दौरान लाख हमें पता लग जाए, कयामत आ गई सर, फारग हो गया सब कुछ, आपने कुछ नहीं करना। आप कहेंगे यार ये जब सेल होगा ना और सेल के साथ मैं कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करूंगा, खुद ही डिफरेंशियल एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर 31 दिसंबर आ गई, साल का आखिरी दिन आ गया और ये सेल ना हुई, फिर फर्क पड़ेगा, फिर मुझे ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। इसीलिए ये काम हमेशा साल के आखिरी दिन करते हैं, साल के दौरान कभी नहीं करते। ठीक है सर? कॉस्ट ऑफ सेल, हाँ जी,
नहीं 80,000 कैसे करने हैं, इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं सर। आपने 20,000 एनआरवी लॉस पहले रिकॉर्ड कर दिया है, इन्वेंट्री आप लाख से 80 पे ले आए, अब इन्वेंट्री लाख की पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसी है, लेजर में है ही 80 तो 80 निकलेगा। बस हाँ, जी कोई सवाल? ठीक है, जल्दी से नोट करें, आज छोटी छोटी काफी बातें करनी है, इस चैप्टर को आज वाइंड अप करना है, मंडे को मैंने नया चैप्टर शुरू कराना और इसके एमसीक्यूज तो चलते ही रहेंगे। यार देखो इसमें इतनी छोटी छोटी चीजें, अब क्या करूं मैं। इन्वेंट्री हमारी 80 पे आ गई, तो एनआरवी होती क्या है, 80 पे ले आए हूं, क्यों, बिकनी 80 की है जी। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही, बिल्कुल ऐसी एनआरवी है, ये है ना कि जितने की थी, जितनी की बिक सकती थी इन्वेंट्री को उतने पे ले आओ, मैं ले आया। 80 की बिक सकती थी, मैं 80 पे ले आया, तो उसके बाद 80 की बिकनी थी ना, तो 80 की बेचती मैंने। जी भाई ऑल गुड, चलें जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी अगली बात, एक और सिनेरियो, होंडा, उसके पास, बल्कि एग्जांपल बनाते हैं ना, मैं ऐसे ज़बानी कलामी क्यों करूं। सर होंडा के पास ना, होंडा सिविक भी है, सिटी भी है, अकॉर्ड भी है, 3 गाड़ियां। मैं तीनों की कॉस्ट निकाल लेता हूं, तीनों की एनआरवी निकाल लेता हूं। सिविक की कॉस्ट है जी 1 लाख, एनआरवी है 1,10,000। सिटी की कॉस्ट है जी 1,50,000, एनआरवी है 1,20,000। और अकॉर्ड की कॉस्ट है 1,60,000, एनआरवी है 1,55,000। ओके, अब अगर मैं तीनों आइटम्स की कॉस्ट को टोटल करूं, ये कितनी बनती है जी, 2.5 लाख, 3,10,000, इतना ही बनता है। तो कोई नहीं, एनआरवी ज्यादा भी हो सकती, ज्यादा भी तो हो सकती। अगर ये देखें तो कितना बनता है, 1,55 और 1,20, 2,75, 2,75 और 1,10, वो नहीं, गलत हो गया, ये मैंने गलत लिखा, सॉरी, ये 3,10 नहीं होता, ये ज्यादा होगा, कितना होगा, 4,10 होगा, 1.5 और 1.5 3, 3 4,10, सॉरी 4,10। ये बताएं कितना बनता है, 1,55, 1,20, 2,75, 3,85। ओके, ले सर, जब मैं होंडा की इन्वेंट्री की बात करता हूं ना, तो मुझे पता लगता है कि इसकी कॉस्ट 4,10,000 है और इसकी एनआरवी 3,85,000 है, यानी इस इन्वेंट्री को 25,000 नीचे लाने की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या एनआरवी लॉस को डेबिट करूंगा 25,000 से, और मैं इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दूंगा 25,000 से। गलत है, गलत है, हमेशा इन्वेंट्री को आइटम बाय आइटम लेकर आना, टोटल में नहीं देखना। सिविक है, इसका कोई एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना नहीं बनता, क्यों, ये ऑलरेडी ज्यादा है, ये ऑलरेडी लोअर ऑफ कॉस्ट पे है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉस्ट भी होगा ना, कुछ नहीं करना। आगे चलें, ये 30,000 नीचे लाना बनता है और अकॉर्ड को 5,000 नीचे लाना बनता है, तो टोटल एनआरवी लॉस 35,000 बनता है। तो याद रखिएगा, एनआरवी लॉस हमेशा आइटम बाय आइटम किया जाता है,
ये टोटलिटी में नहीं किया जाता, ठीक है। और ये बात पहले पढ़ लें फिर नोट कीजिएगा, ये बात यहां पे लिखी है कि इन्वेंट्रीज आर यूजुअली रिटन डाउन टू एनआरवी आइटम बाय आइटम। इन सम सर्कमस्टांसेस हाउएवर इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड आइटम्स। अप्रोप्रिएट है कि आप सिमिलर आइटम्स को ग्रुप कर दें। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू राइट इन्वेंटरीज डाउन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, फॉर एग्जांपल फिनिश्ड गुड्स और ऑल द इन्वेंटरीज इन अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सेगमेंट। वो कहता है अलग अलग करना है, एक जैसी चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। होंडा सिविक है इकट्ठा कर दें, होंडा सिटी है इकट्ठा कर दें, होंडा अकॉर्ड है इकट्ठा कर दें। अगली बात वो कहता है ये देखो कुछ लोग ना ये कह देते हैं कि देखो भाई कोई होंडा सिविक और होंडा सिटी ना ये क्रिस्चियन कॉलेज के अंदर हमारा स्टॉक पड़ा हुआ था, तो चूंकि वो एक ही जगह पे है तो इकट्ठा कर देते हैं। वो कहते हैं ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। एक ऑपरेटिंग सेगमेंट में एक जगह पे अगर एक चीजें पड़ी हैं इस बेस पे आप उनको इकट्ठा कर दो, ये कोई लॉजिक नहीं। चीजों की नेचर एक तरह की होनी चाहिए। अक्सर लोग तो यहां तक कहते हैं कि ब्लैक होंडा सिविक को अलग कर दो, व्हाइट होंडा सिविक को अलग कर दो, ये भी अलग अलग है। इस हद तक लोग चले जाते हैं। जाहिर बात है भाई, ब्लैक कलर की अपनी वर्थ होती है, व्हाइट की अपनी होती है, ग्रीन की अपनी होती है, ब्लू की अपनी होती है, सबकी अपनी वर्थ होती है। तो वो कहते हैं भाई कलर्स की हद तक भी आप अलग अलग जाओ। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमने 12 लिस्ट लेवल तक आपको सवाल तो नहीं आएगा, आपने आइटम बाय आइटम इन्वेंट्री को नीचे लेकर आना होता है, एनआरवी टेस्टिंग करनी होती है, आपने सबको कंसोलिडेट करके वो नहीं करना होता जो मैंने 25,000 वाला किया। अब आप नोट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन्वेंट्री का लेजर देख कंपनीज में जाके, वो ऐसे नहीं होता हर गाड़ी के अलग। हमने वेटेड एवरेज और फाइफो पर निकाला क्यों था? अगर ये अलग अलग ही बनाना था, हर प्रोडक्ट का अलग बनाना था, तो फाइफो वेटेड एवरेज की लॉजिक क्या है फिर? समझे आप? तो वो ये है कि एक जैसी चीजें हम इकट्ठी कर सकते हैं, वरना पे जितनी मुर्गियां उतने फ्रीजर ले आ मेरा भाई, अलग अलग पड़ी रहेंगी। ठीक है सर, कोई सवाल? जी जी जी, हाँ एनआरवी लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। जी पिछले 2 लेक्चर आईटी नेट नहीं आ रहा, क्यों क्यों सर? मैं बात करता हूँ। जी सर, ऑल गुड। एक और रोले वाली बात सुने, रोले बड़े हैं चैप्टर में, छोटी छोटी बातें। मेरे भाई होंडा ने, हम एक प्रोडक्ट की मिसाल लेते हैं, होंडा ने प्लास्टिक खरीदा गाड़ी बनाने के लिए, बस अज्यूम करें प्लास्टिक है, सिर्फ और कुछ नहीं है, बल्कि चले जाने दें, मिसाल काम आ ही जाएगी। वैसे आप परेशान ना हो जाए यार, परेशान ना हो। चिकन कढ़ाई पे आ जाते हैं, चलें वो ज़रा आसान है, एक ही उसमें इंग्रेडिएंट है, दैट इज चिकन। ले जी, आपने चिकन खरीदा और चिकन की कॉस्ट थी, चिकन इज रॉ मटेरियल, इसकी कॉस्ट थी 100 रुपया, और देखते ही देखते बर्ड फ्लू फैल गया, वैल्यू आ गई 70 रुपए पे। अब आपके पास चिकन फ्रीजर में पड़ा हुआ है और आप कहेंगे कि यार इसको तो 30 रुपए नीचे गिराना बनता है ना? बिल्कुल, लॉजिक तो यही कहती है कि अगर आपकी इन्वेंट्री, याद रखिएगा इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोसेस भी है, फिनिश गुड्स भी है। जरूरी नहीं है कि आप होंडा सिविक ही देख रहे हैं, आप होंडा सिटी देख रहे हैं, रॉ मटेरियल को भी देखना है भाई, कि जो आपने रॉ मटेरियल खरीद कर रखा हुआ है, और भाई इसकी मार्केट इस वक्त क्या है,
ये भी देखना है, सिर्फ फिनिश गुड नहीं देखना। अच्छा, यहां तक आप पहुंच गए। अब आपने सोचा यार इसको 30 रुपए नीचे गिराना तो बनता है, एनआरवी लॉस 30 रुपए गिराना तो बनता है, लेकिन साथ ही साथ आपने ये देखा कि भाई इस चिकन से बनानी है मैंने चिकन कढ़ाई, जिसकी कॉस्ट होगी 500, और मैं आज भी देख रहा हूं कि वो 600 का बिक जाएगा। मैं आज भी देख रहा हूं 600 का बिक जाएगा, क्योंकि उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने कहा हुआ है कि जब चिकन को आप फुल गरम कुक कर लेते हो ना, उसमें से बर्ड फ्लू खत्म हो जाता है। इसलिए लोग कढ़ाई लेने को तैयार हैं, चिकन लेने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए चिकन की वैल्यू नीचे गिर गई है, लेकिन उससे बनी हुई कढ़ाई की वैल्यू ऊपर चली गई है। सिनेरियो समझ आ गया? सिनेरियो ये है कि रॉ मटेरियल की एनआरवी तो गिर जाए, लेकिन उस रॉ मटेरियल से बनने वाली फिनिश गुड्स की एनआरवी आज भी ज्यादा है। तो लॉ कहता है अगर ऐसा सिनेरियो ना तो ये नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप जिस रॉ मटेरियल की एनआरवी नीचे गिराना चाह रहे हो, अगर उससे बनने वाली फिनिश गुड्स की एनआरवी आज भी ज्यादा है, तो सर इग्नोर कर दें, रॉ मटेरियल को आपने बिल्कुल भी एनआरवी लॉस रिकॉर्ड नहीं करनी, जरूरत ही नहीं है। सर देखें, जरा थोड़ा सा दिमाग खोलें, मैं जबानी बात करता हूं, आज गिरा देंगे, रॉ मटेरियल नीचे आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में प्रोडक्ट की कॉस्ट में कम जाएगा। ऐसे ही है, एक एनआरवी लॉस चला गया, 30 पहले चला गया, बाद में 70 जाएगा, जाना तो उसने 100 ही है। आप समझे? 30 आपने अगर आज रिकॉर्ड कर दिया तो पीछे 70 बचाना, कल को जब प्रोडक्ट बचेगी तो 70 तब चला जाएगा, 100 चला गया, ठीक है, 100 तब भी जा रहा था, 100 अब भी जा रहा, तो परेशानी वाली बात क्या है? ठीक है, तो नहीं करना आपने। तो materials and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost। कि अगर वो जिस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होंगे, अगर उसकी एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा है, तो मेरे भाई आपको रॉ मटेरियल के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पड़ा रहने दें वैसे ही, पड़ा रहने दें वैसे ही। बात समझ आ गई? सब अच्छा है जी? हमारी फिनिश गुड की भी साथ में जाए तो दोनों का भी करना पड़ेगा। क्या हुआ? अगर फिनिश गुड की एनआरवी भी नीचे आ जाए जी हाँ, फिर तो करना पड़ेगा आपको, फिर तो करना पड़ेगा आपको। रॉ मटेरियल का भी करेंगे, रॉ मटेरियल का भी करें, बिल्कुल करें, दोनों का होगा, रॉ मटेरियल को भी करें। ये सर मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ ना होमवर्क में, ये देखें आप, ये आप करेंगे, मैं क्यों करूंगा, मेरा पेपर पास है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये एग्जांपल है, ये आप करके आएंगे, एग्जांपल 8 खुद करके आएंगे, इसमें आपको सिनेरियोज मिलेंगे। सर पूरा जी जी बताएं। सर देखिए, अगर यहाँ पे हमारा ना, हम मान लेते हैं दोनों की एनआरवी नीचे है, ठीक है, रॉ मटेरियल की चलेगी 30 से और फिनिश गुड है उसकी 20 से एनआरवी नीचे। रॉ मटेरियल की चलेगी 20 से और फिनिश गुड की चलेगी 30 से। नहीं, रॉ मटेरियल की 30 से एनआरवी नीचे और इसकी फिनिश गुड की 20 से, हाँ तो उसकी तो कॉस्ट पहले नीचे आ रही है। जब हम रॉ मटेरियल कॉस्ट करते हाँ। हैं तो उसकी वो हाँ 30 उसकी कर दें, 20 उसकी कर दें बस। इसकी उससे नहीं, हाँ एनआरवी इसकी तो फिर जो है एनआरवी नहीं होगी, होगी, ये एग्जांपल पे है। रॉ नया नहीं, ये नहीं थी, इसका एनआरवी 20 से गया लेकिन उसका 30 से चला, वो तो हमारी 30 से कम हो गई, हाँ तो ये तो एनआरवी सर, आप जब इसका पूरा साइकिल बनाएंगे ना, आपको पूरे साइकिल में टोटल इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा।
ये भी ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं, थोड़ी बात भी अब इसमें 3 की हो रही है। जो मैंने आपको यहां पर बताया ना कि अगर आप इसको 20,000 पे कर देंगे ना तो अल्टीमेट इंपैक्ट कोई नहीं आएगा, वो जब आप उसमें चेक करेंगे ना उसमें आ रहा होगा, ये जब आप पूरा साइकिल बनाएंगे। अब वो मैन्युफैक्चरिंग की बात है, मैं इसलिए नहीं करा रहा, टाइम ज़ाया होगा बस ये। हाँ हो जाएगी, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग का है, ये अब आपके कोर्स में, ये बात हम कोर्स से बाहर वाली कर रहे हैं। ये जो बात अब हम कर रहे हैं, ये एग्जांपल देखें, रॉ मटेरियल है एयर कूलर 80-50, फैन 120-100, देख रहे हैं आप, बोर्ड पे देख लें बेशक, एयर कूलर 80-50, फैन 120-100। सर दोनों की एनआरवी कम है, दोनों को नीचे लाना पड़ता है। अच्छा चलें अभी नहीं कुछ करते हैं, पहले फिनिश गुड्स को देखते हैं। एयर कूलर 60-50 वर्क इन प्रोसेस, 100 और 120। हाँ देखें, एयर कूलर का वर्क इन प्रोसेस भी नीचे है भाई, और फैंस का एनआरवी ज्यादा है। और जब हम फिनिश गुड्स की बात करते हैं, फिनिश गुड्स में फैन की एनआरवी ज्यादा है और एयर कूलर की कम है। सर क्या मतलब है इसका? देखें, फिनिश प्रोडक्ट फैंस एनआरवी ज्यादा हो रही है, 160 से 220 है, तो सर यहां पे तो वैसे करना ही कुछ नहीं बनता था। ये जो 120 से 100 पे आ रहे हैं ना, ये आपने नहीं करने, ये आपने नहीं करने। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स की एनआरवी ज्यादा है, फिनिश गुड्स की एनआरवी ज्यादा है, तो इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आप एयर कूलर पे आते हैं ना, तो एयर कूलर भाई 50,000 कम है, तो सर इसकी एनआरवी आपको गिरानी पड़ेगी, आपको पार्ट्स की एनआरवी गिरानी पड़ेगी। और सॉल्यूशन में आप देखें कि उसने फैंस को कुछ भी नहीं किया, उसने कूलर की रॉ मटेरियल को भी 30,000 गिरा दिया, वर्क इन प्रोसेस को भी 10,000 गिरा दिया, और फिनिश गुड को भी 50,000 गिरा दिया, सबको नीचे गिरा दिया उसने। तो अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी गिर रही है ना, तो यह स्यापा सबको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ? वो कहते हैं ना, कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं तुम्हारा, कोई बात नहीं, मुस्तकबिल तो है, और तुम्हारा कोई हाल नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल भी कोई नहीं है। तो ये भाई साहब फिर ख्वार ही हो रहे हैं। ठीक होगी बात, समझ आ गई? अब पता नहीं आप कूलर हैं कि पंखे हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह करे पंखे ही हो आप सारे, हमें कूलर नहीं बनना, हम पंखे ही ठीक हैं। ठीक है, हमारा मुस्तकबिल तो है। ठीक है जी, सब अच्छा है। यार तू क्यों कह रहा है? तू ना कहना यार। अच्छा बोल। जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, हाँ 100% होगी, 200% होगी, 300% होगी, सही कह रहे हो तुम, 400% ऐड होगी, 1000% दुरुस्त कह रहे हो तुम। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अभी वो तो नोट कर लो पिछले। जी भाई ऑल गुड, आगे चल सकते हैं हम? ओके चलें सर, एक और छोटा सा पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये मिटा दो जो लिखा हुआ इधर जी, हो गया?
अच्छा भाई, लेट्स अज्यूम, प्लीज बोर्ड पे देखें, एक चीज है, प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपया, और मैं आपसे सवाल करता हूं कि मैंने ये प्रोडक्ट 50% प्रॉफिट पे बेचनी है, 50 ना करें 25 कर लें, 25% प्रॉफिट पे बेचनी है, कितना प्रॉफिट होगा? कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 25 रुपए। आप सब कह रहे हैं प्रॉफिट 25 रुपए होना चाहिए, एग्रीड? ओके सर, देखिए दो सिनेरियोज होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, और दूसरा सिनेरियो होता है प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस की बात होगी ना, तो सर कॉस्ट है 100, आप इसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट 25% ऑफ द कॉस्ट, ये बनेगा 25, की प्रोडक्ट की सेल प्राइस निकल आएगी 125। बात समझ आ गई? लेकिन जब बात करते हैं ना प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस, तो अगर मेरे पास कॉस्ट 100 है और इसमें मुझे प्रॉफिट ऐड करना है, तो वो 25% ऑफ 100 नहीं होगा, बल्कि जो सेल प्राइस अभी आनी है ना उसका होगा। अब सवाल है सेल प्राइस नहीं है तो मैं 25% कैसे निकालूं? वेरी इजी, इस इक्वेशन पे आप सब बिलीव करते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस? नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट अगर 100 है और इसको अगर मैं एक्स अज्यूम कर लूं, समझ आती है बात? समझ आती है कि नहीं? एग्रीड ना? ठीक है, तो सर अब जरा इसको सॉल्व करें। क्या आंसर आता है? 133 करके कुछ आएगा शायद। कितना? 100 डिवाइड बाय 0.75, 133.33। तो सर सेल प्राइस आ गई 133.33 और ये आंसर आ गया 33.33, सॉरी प्लस। अब आप देखें दोनों के प्रॉफिट में कितना फर्क है कि नहीं? समझ रहे आप? तो सर प्रॉफिट जो है ना हमेशा दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस। सर अगर प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कैलकुलेट होना, इसको कहते हैं मार्कअप, और अगर प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हो तो इसको कहते हैं मार्जिन। ये टेक्निकल टर्म्स हैं। तो अगर आप दुकान पे जाए ना और बंदे से पूछें हाँ भाई कितना प्रॉफिट ले रहे हो, वो कहेगा सर 25% मार्कअप ले रहा हूं, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी ये परसेंटेज कॉस्ट पे ले रहा है। और अगर वो कहे ना 25% मार्जिन ले रहा हूं, तो समझ जाइएगा कि ये सेल प्राइस की परसेंटेज ले रहा है। और दोनों के प्रॉफिट में फर्क है, जारी बात है। एक आप जी मार्जिन नहीं चलता, 99% केसेस में मार्जिन चलता है, बल्कि मैं कहता हूं 100% केसेस में मार्जिन चलता है। ऐसे ही है मार्कअप, या आप जाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा मार्कअप वाली कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो जाती है। एनीवे छोड़ें, दफा करें। तो बहरहाल ये आपके लेवल पे दो चीजें हैं। ओके पहले फिक्स कर दो जे, यहां पे सेल प्राइस सेल से पहले फिक्स कर दिया, सेल प्राइस सेल करने से पहले ही फिक्स। हाँ तो सेल करने से पहले फिक्स करते हैं। कस्टमर आता है वही थोड़ी कहता है रुको जरा 2 मिनट कैलकुलेट करके बताता हूँ प्राइस क्या है। अपनी मर्जी से चेंज तो करते हैं। क्या चीज? सर गाड़ी जब लॉन्च होती है कीमत उस वक्त आ जाती है। हमने गाड़ी की बात करी सर आप किसी चले रेस्टोरेंट की बात कर लें, गाहक आएगा तो बताएगा रुको कीमत कैलकुलेट करके बताता हूँ। हाँ भी 10 मुर्गी कितने दी आई तो कितने कैलकुलेट मैं बताता हूँ। तो वो अलग चीज है ना, प्राइस के ऊपर ही होंगे। प्राइस डिसाइड होगी तो डिस्काउंट होगा ना, प्राइस के बगैर डिस्काउंट कैसे होगा? तो प्राइस हमेशा पहले ही होती है मेरे भाई। अच्छा अब आपने ना इनकी एनआरवी खुद निकालनी है। आपको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी दे दी गई, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट भी दे दी गई, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट भी दे दिया गया। ये रेशियो रिकवरी कॉस्ट बैड डेट पता नहीं क्यों दिया हुआ है, इररेलेवेंट डाटा है। हमारे फॉर्मूला में सिर्फ ये कॉलम और ये कॉलम ही आता है। लेकिन सर ये कॉलम पे जरा है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये प्राइस तो दे नहीं रहा, ये तो फनकारी लगा रहा है कोई। वो कहता है प्रोडक्ट ए में हम 20% मार्कअप पे बेचते हैं। क्या मतलब है? कॉस्ट में कॉस्ट का 20% ऐड करके सेल प्राइस निकाल दो। सेल प्राइस निकालेंगे तो उसका 5% जो है वो सेलिंग कॉस्ट होगी और 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी निकाल लेंगे। निकल आएगी ना एनआरवी?
इधर आ जाएं। ये 15% मार्जिन क्या मतलब है? 2,70,000 में सेल प्राइस का 15% ऐड कर दो, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस इज इक्वल टू एक्स, और करके पूरी ये कॉलम आपको खुद पूरा करना पड़ेगा। ये कॉलम तो सिंपल सेल प्राइस की परसेंटेज ही आ रही है ना, सेल प्राइस निकालते जाए, उसकी परसेंट निकालते जाए, और ये कॉस्ट की परसेंटेज है वो गिवन है, निकाल लें। सेलिंग प्राइस में से ये दोनों माइनस करेंगे, एनआरवी आ जाएगी। एनआरवी और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, टोटल करके करेंगे कि 1 बाय 1 करेंगे? 1 बाय 1 करेंगे, हर आइटम का अलग अलग, और देख लें किस में एनआरवी लॉस आता है किस में नहीं आता। वेरी सिंपल, वेरी इजी, लेमन स्क्वीजी। मेरी बेटी बोलती है बाबा वेरी इजी लेमन स्क्वीजी। जी क्या समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आया? अंग्रेजी समझ नहीं आई कि होते क्या है कि कैलकुलेट कैसे होने हैं? होते कि मैं जुती ला लूं, एनआरवी बताई नहीं थी मैंने तुम्हें? तो एनआरवी में बताई नहीं था कॉस्ट टू सेल क्या होता है? क्या होता है? बेचने की कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या होता है? चीजों को मुकम्मल करने की कॉस्ट, अगर वो अधूरी है या उस पर अभी कोई खर्चा लगाना है। नहीं बताया था? तुम्हें याद नहीं है? ये बोलो नहीं बताया था। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, बल्कि तुम तो परमानेंट मेमोरी लॉस वाले हो। फिल्में इकट्ठी हुई हैं, फिल्में सीजन पूरे पूरे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, और वही सारी फिल्में उठ के आज आ गई हैं, बाकी घर बैठी हैं, वो घर से देख रही हैं। अच्छा सुबह से 1800 मैसेज आ गए मुझे, सर क्लास रिकॉर्ड होगी, क्लास रिकॉर्ड होगी, क्लास रिकॉर्ड होगी, क्लास रिकॉर्ड होगी, क्लास रिकॉर्ड होगी। मैंने कहा यार कमाल के लोग हैं भाई, कैफ वाले नहीं पूछते, उन्हें नहीं आना ना नहीं आना, खत्म हुई बात, रोला नहीं डालते। अच्छा अगर मैं कहता तो नहीं होनी रिकॉर्ड, जैसे बड़े आ जाते सारे, वो देखो वो बालपुर बैठा है वो नजर आ रहा है, वो देख वो मुल्तान बैठा है वो वाला, वो देख वो कैमरे में नजर आ रहा है, वो देख वो पता नहीं कहाँ बैठा है, पता नहीं कहाँ के बैठे हैं। वो गुजना वाले भी नहीं आए अभी, वो चलेंगे उधर, चले गए होंगे। अच्छा आप कहाँ के हैं? तो आप नहीं गए? क्यों? क्यों नहीं? तो कितने दिनों के लिए जाना होता है? वो कबीर वाला वही है ना, वो जो रोड पे जाके फिर राइट होते हैं, जहाँ नेस्ले की फैक्ट्री भी आती है। नहीं राइट होते हैं। आप लाहौर से आ रहे हैं कराची से आ रहे हैं? लाहौर से आ रहे हैं तो राइट हो रहे हैं, कराची से आ रहे हैं तो लेफ्ट होते हैं। नहीं नहीं मैं लाहौर से कबीर वाला जा रहा हूँ तो राइट होंगे ना। हाँ कबीर वाला से और लेफ्ट बनेगा ना, ये राइट बनेगा। हाँ मैं जाके राइट होगा, वहां से आने वाला लेफ्ट होगा। हाँ मैं गया हूँ कबीर वाला, मुझे याद है, उधर फैक्ट्री है नेस्ले की, मैं उधर गया हूँ, है ना। ठीक हो गया जी, सब अच्छा है। ये सवाल अब कर लेंगे ना, करने हैं ये, मुंह उठा के ना आ जाइएगा पीर को। अच्छा जी ये वाली बातें बस एग्जांपल्स हैं, ये जितनी कर लें उतनी थोड़ी। ओ रिवर्सल आज नहीं कराऊंगा, ये आज ही करा दूं? नहीं आज ही कराऊंगा मैं, आज ही करूंगा रिवर्सल। यार आप लोग कोर्स पे 20 तक ले जाए ना, हर बात पे 9, छोटी छोटी बातें, 1-1 मिनट की बातें लिख के दे दें, अंगूठे लगा दें, अभी कर लेते। लोग भाई के होने, भाई आपको एक्सेलेंस पे लेके जा रहा है, भाई रट्टों में थोड़ी लेके जा रहा है। यार किधर गया? जाता ही नहीं है। मुझे लग रहा है कुर्सी निकाल दी इन्होंने, लग रहा है आपको पता है किसकी बात कर रहा हूं। हाँ ये है ना मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई ऐसा क्यों है? इसकी अंग्रेजी कहाँ लिखी हुई है? अंग्रेजी तो है कोई नहीं, अंग्रेजी के बगैर ही टपा दिए इन्होंने। अबे रुक ना यार, खैर जब मुझे टेंशन पड़ गई है। तो आ गया, हो मैं भी कहूँ किधर गया था, याद हो गया है इसमें। अबे ठहर तो जा, मुझे तो ढूंढने दे, मैं आ किधर गया हूँ, रुक जा तू, ड्रामेबाजी कर रहा है मेरे साथ। ऑनलाइन वालों कॉफी छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कॉफी पी रहे हैं, नेक्स्ट लेवल है इनके, पहाड़ों में बैठे हुए हैं, कॉफी पकड़ी हुई है एक हाथ में, कोई स्विट्जरलैंड गया हुआ है 3 दिन की वेकेशंस पे,
कोई कहीं गया हुआ है, मौजें लगी हैं भाई इनकी। अम्मी को कह रहे हैं अम्मी जरा ये तो बना दें, वो देख अम्मी से क्या क्या बनवा रहा है, वो देख फिल्म। ये यार तो यार ये स्टूडेंट्स कम में से क्या होता है, कितने पैसे बच जाएंगे, 2000 4000 यार कम ऑन ब्रो, पीनट्स ब्रो पीनट्स जी हो गए यार। जहर खिला दूं तुम्हें साथ, समोसे खिला दें यार, घर की चीजें खाया करो तुम, क्या समोसे जलेबियां जी। आखिरी दिन मरने वाले हो तुम, आखिरी दिन जिस दिन सर वो तो मुझे भी नहीं पता कब खत्म होना है। अच्छा जी यार अब तंग ना करो, पहले ही मेरे घुटने में पेन हो रहा है बड़ा, चला भी नहीं जा रहा यार, पता नहीं क्या हुआ यार, टेंशन पड़ गई है। अबे चुप तो करना तू। ये देखें सर, ये देखें, ये आपके सामने इन्वेंटरी का डाटा है। यकम जनवरी, बोर्ड पे देखें, यकम जनवरी 2001 को, बल्कि ऊपर सॉरी कॉस्ट का डाटा ऊपर है, वो भी देख लेते हैं। हमने 1 लाख रुपए की चीजें खरीदी एट द स्टार्ट ऑफ 2011। However, the goods remain unsold for 5 years. 5 साल तक चीजें सेल ही नहीं हुई। बस ये बात आपने ज़हन में रखनी है। हम इन्वेंट्री का लेजर बनाते हैं, ये आपने पहले देख, उसके बाद कोई नोट वगैरह करना होगा तो कीजिएगा। ये बस मेरे ख्याल में इसके बाद एक आधी चीज बची है इन्वेंट्री की, बाकी इन्वेंट्री का चैप्टर खत्म है, अब इसमें और कुछ भी नहीं है। आपने 1 लाख रुपए 2001 में, ये जनवरी को 1 लाख, और यहां पे हम कंपैरिजन बनाते हैं कॉस्ट और एनआरवी का और एनआरवी लॉस का। तो सबसे पहले आपको पता ना साल के आखिर में हम ये काम करते हैं, मैंने आपको बताया था। यकम जनवरी को जो भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस थी, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, जो मर्जी हो, मुझे साल के आखिर में देखना है। 31 दिसंबर को मुझे पता लगा कि मेरी इन्वेंट्री लेजर में लाख रुपए कॉस्ट पे पड़ी हुई है। बोले लाख की खरीदे लाख की होगी ना। एनआरवी कितनी है? 220 में से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन क्या होता है जी? कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन होता है कि जो पैसे आपको मिलने हैं ना उसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट टू सेल ही होता है। कॉस्ट टू सेल को कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन भी वो कह देता होता है, ठीक है। तो आपकी एनआरवी 220 माइनस 20 2 लाख हो गई। ओ यार सॉरी, मैं क्यों उसको देख रहा हूं, किधर है डस्टर, जूते कौन साफ कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं। 31 दिसंबर पे एनआरवी हो गई 1,35,000 माइनस 15 1,20,000। क्या मुझे कोई एनआरवी लॉस बुक करना चाहिए? बोले कोई एनआरवी लॉस बुक करना बनता है? किधर फंस गया, क्या हुआ, क्या हुआ? और पहली लाइन पढ़ सवाल की, पहली लाइन पढ़ो सवाल की, अभी पढ़ाई है, क्या लिखा हुआ है, ऊंची आवाज में पढ़ो। और पता नहीं कौन सा सवाल पढ़ी जा रहा है। कॉस्टिंग 1 लाख, यहां से आया 1 लाख, ओके। और 5 साल तक चीजें अनसोल्ड हैं, ये वही 1 लाख है। तो 31 दिसंबर पे कॉस्ट 1 लाख हो गई और एनआरवी कितनी हो गई? क्या मुझे एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना है? नहीं करना। इसका मतलब है कैरेट डाउन कितने पे? पहला साल गुजर गया, अगले साल पे है 2002 पे। 20,000 कौन सा ऐड किया मैंने? सर मैंने 20,000 ऐड नहीं किया, मैंने एनआरवी निकाली है 31 दिसंबर की, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, 1,35 माइनस 15,000 1,20 एनआरवी निकली है, ओके। 2002 पे आए, 31 दिसंबर 2 पे आए, 31 दिसंबर 2 पे आए। सर कॉस्ट आज भी 1 लाख ही है, ये तो अब कभी चेंज नहीं होगी ना। मोबाइल अगर आपने 50,000 का 200 साल पहले खरीदा था, फिरौन से खरीदा था, वो आज भी उतने का ही है, उतने का ही है, वो चेंज नहीं होने वाला। उसकी मार्केट वैल्यू जरूर चेंज होगी पर उसकी कॉस्ट चेंज नहीं होगी, ठीक है जी, ओके। चलें जी आ जाए इधर। दूसरे साल 31 दिसंबर 2 पे 1 लाख सेलिंग प्राइस है और 10,000 क्या है कॉस्ट टू सेल। कितनी बनी एनआरवी? 90,000। ओ तेरी खैर, क्या एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना बनता है? कितना? 10,000। यानी कि एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट, ऐसे ही है। और ये 90 पे आ जाएगी,
दूसरे साल के इख्तिताम पे मेरी इन्वेंट्री कितने पे आ गई? 90 पे आ गई। एग्री? तीसरा साल ब्रॉड डाउन 90,000। अच्छा याद रखिएगा, ये जो इन्वेंट्री का लेजर है ना, ये वैल्यू पे चल रहा है। कॉस्ट मेरी हमेशा लाख ही रहनी है, वो नहीं चेंज होनी। तो मैं जब यहां पे बनाऊंगा ना तो कॉस्ट मैं लाख ही लिखूंगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं इसके साथ चेंज कर दूंगा, नो, वो लाख ही रहेगी। समझ रहे? वो 1 लाख ही रहेगी। बल्कि अगर मैं आपको वैसे समझा दूं तो मेरे ख्याल में वैसे भी आपको जरा समझ आ जाएगी। अभी बैठे बैठे ख्याल है इसने वैसे ही किया हुआ है, नहीं, इसने और तरीके से किया हुआ है। चले ठीक है, हम आते हैं आगे, हम आगे आते हैं, मैं आपको समझाता हूं। कॉस्ट अब आए 31 दिसंबर 3 पे। कॉस्ट सर लाख ही रहनी है, कॉस्ट ने चेंज नहीं होना। बड़े ध्यान से समझने वाला पॉइंट। सर 31 दिसंबर 3 पे 90,000 सेलिंग प्राइस है और 15,000 कॉस्ट टू सेल है। कितनी एनआरवी हो गई? एनआरवी हो गई, कितना लॉस हो गया? यही नहीं करना था, यही नहीं करना था सर जी। 10 आप पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, इन्वेंट्री आज 90 पे पड़ी है, तो कंपैरिजन 90 और 75 का होगा, लाख और 75 का नहीं होगा। अगले साल भी 75 पे आएगी, फिर 25 कर दोगे, फिर 75 पे रहेगी, फिर 25 कर दोगे, ये तो फिर करते ही जाओगे। तो याद रखिएगा, कंपैरिजन कभी भी कॉस्ट के साथ डायरेक्टली नहीं करना। एक दफा जब एनआरवी लॉस हो गया ना तो लेजर को देखना है, लेजर में क्या पड़ा हुआ है, ये समझाना चाह रहा। लेजर में 90 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इन्वेंट्री कितने पे पड़ी हुई है? 90 पे पड़ी है। तो कंपैरिजन 90, ये 90 से भी 15,000 नीचे गिर गई, तो इसका मतलब है कि मुझे 15,000 का एनआरवी लॉस और बुक करना पड़ेगा। और ये देखें एनआरवी लॉस 15,000 का, और मेरी इन्वेंट्री कितने पे आ गई? इस पे आ गई, लोअर पे आ गई। मेरा लेजर दोनों में से लोअर पे होना चाहिए, बस सिंपल बात। या ये अब देखें, यहां पे लोअर ये था, मेरा लेजर यहां पे था, यहां पे लोअर ये था, मेरा लेजर यहां पे था, यहां पे लोअर ये था, मेरा लेजर यहां पे था। तो ये लेजर मेरा लोअर ऑफ पे होना चाहिए। चौथा साल 1 जनवरी 2004, 75,000, 75,000। क्या लाभ है? कॉस्ट तो 1 लाख ही रहनी है। एनआरवी 1 10 माइनस 15 कितनी हो गई? 95। ओ तेरी खैर, क्या रिवर्स गियर भी लग सकता है क्या? नहीं, ये तो रिवर्स गियर लग गया। ऐसे ही है, मेरे लेजर में इन्वेंट्री कितने पे पड़ी हुई है और वो अब कितनी की हो गई? ऊपर ले जाओ, स्टैंडर्ड इजाजत देता है। मैंने इसकी एंट्री की थी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 10 से और 10 से। मैंने इसकी भी एंट्री यही की थी। अब 20,000 से मुझे रिवर्स मारना है, तो सर एंट्री हो जाएगी रिवर्स, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। यानी कॉस्ट ऑफ सेल में कमी हो गई कि नहीं हुई? हो गई। तो सर अब क्या करूंगा? अब ये देखें, अब यहां पे मैं इन्वेंट्री को डेबिट करूंगा 20,000 से, इन्वेंट्री को डेबिट करूंगा 20,000 से, और कैरेट डाउन इसको लिखेंगे रिवर्सल ऑफ एनआरवी। कितने पे आ गई? मैच हो गई? 5वें साल पे ब्रॉड डाउन 95,000। अगले साल क्या हुआ? कॉस्ट तो वहीं रहनी है, एनआरवी कितनी हो गई? 1 20 में से 10 निकालें, हाँ जी। अब वैल्यू कहां पे पहुंच गई है? 110 पे। तो अब मुझे 95 से अगर 110 बढ़ाना है तो मुझे एंट्री कितने से करनी पड़ेगी? 15,000 से। इन्वेंट्री को करें डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल को करें क्रेडिट। लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं 15 से नहीं करूंगा, मैं 5 से करूंगा। अगर मैं 5 से करूंगा तो मेरी इन्वेंट्री कहां पे आ जाएगी? 1 लाख पे आ जाएगी। क्यों? मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे लोअर पे रखना था मेरे भाई, लोअर पे रखना था। मैं अगर आपके कहने पे 110 पे चला जाता, कॉस्ट तो लाख थी,
मैं ऊपर कैसे चला गया? स्टैंडर्ड कहता है लोअर ऑफ। इसका एक आसान तरीका और भी है, जितना एनआरवी लॉस हुआ है ना उतना ही रिवर्सल हो सकता है, उससे ऊपर रिवर्स नहीं हो सकता। आपने 25,000 का लॉस रिकॉग्नाइज किया ओवर द पीरियड, रिवर्सल भी इतना ही होगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ एनआरवी। के एनआरवी रिवर्स हो सकती है लेकिन उस हद तक हो सकती है जिस हद तक लॉस रिकॉर्ड हुआ है। कहने का एक अंदाज ये है, जिस हद तक लॉस रिकॉर्ड हुआ है उस हद तक ही रिवर्स होगी। 25,000 का लॉस हुआ है तो 25,000 ही रिवर्सल होगी। कहने का एक अंदाज ये है। कहने का मुश्किल अंदाज क्या है? भाई एनआरवी रिवर्स हो सकती है लेकिन आप रिवर्स करके कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकते। ये कहने का दूसरा अंदाज है, थोड़ा मुश्किल अंदाज है लेकिन पढ़े लिखों वाला अंदाज है कि रिवर्स करें लेकिन उस हद तक करें कि वापस वो कॉस्ट तक आ जाए, क्योंकि अगर आप कॉस्ट से ऊपर ले गए तो ये वायलेशन है उस रूल की, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब बात आपको समझ आ गई? तो सर ये है रिवर्सल ऑफ एनआरवी का कॉन्सेप्ट ब्रोस। अब बताओ ये ऑनलाइन वाले इस वक्त 2x या 2.5x पे देख रहे हैं, इनको अजियत देने के लिए x पे भी मेरी आवाज 1x वाली फील होगी और ये रहे होंगे कि कहीं गलती से 0.5x तो नहीं दब गया। ये इस वक्त बहुत ही ज्यादा अजियत में है, ऐसे ही है ना? हाँ जानता हूं मैं इन लोगों को। जी भाई ऑल गुड, सब अच्छा है? चलो जबरदस्त हो गया। अब इसकी एग्जांपल जो है ना वो आप सारी कर सकते हैं। ये ऐसी छोटी मोटी एग्जांपल है, एनआरवी निकालनी है वो आप कर लीजिएगा। और कोई मसला हुआ, कॉस्ट फार्मूलाज हम कर चुके हैं। हाँ ठीक है, आप पूछें जितना भी अंग्रेजी का मसला हो, कोई मसला नहीं। सॉरी कौन से वाली? कॉस्ट फार्मूला की रीडिंग नहीं हुई? करो, अभी करते हैं। फाइफो तो पढ़ लिया था हमने सर, ये पढ़ लिया था, पढ़ो अभी पढ़ो सारा। ओके, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज नेसेसरी फॉर नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। वो कहता है कि भाई जी जो चीजें आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकती ना उनको हम स्पेसिफिक कर देते हैं। जैसे सिविक सिटी इंटरचेंज नहीं हो सकती, वो अलग अलग हैं, आप मिक्स नहीं कर सकते। नॉट इंटरचेंजेबल का मतलब होता है जो चीजें मिक्स नहीं हो सकती। नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल गुड्स, जो चीजें आपस में मिक्स नहीं हो सकती, अलग अलग हैं। कितने बजे? 1 मिनट दे दें, बस 1 मिनट रह गया, 1 मिनट दे दें। गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, इसी तरीके से जो चीजें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए है ना वो भी अलग अलग होती हैं, उनमें भी टेंशन नहीं होती। टेंशन उन चीजों के लिए होती है जो कि मिक्स हो सकती हैं, उनके लिए 5-4 वेटेड एवरेज है। सर ये रीडिंग रह गई है, 10-15 मिनट में हो जाएगी, अभी सर की क्लास है आगे, आज थोड़ा सा जरा कैमरास का भी इशू है, तो आप इसकी एग्जाम्पल सारी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कॉम्प्रिहेंसिव करने की जरूरत नहीं है, बाकी मोस्टली आपने कर ही ली हुई है। कॉम्प्रिहेंसिव ना कीजिएगा, बाकी मोस्टली आपने कर ली हुई है, सिर्फ एनआरवी की एग्जाम्पल्स हैं वो कर लीजिएगा बस, बाकी आपने सारी की हुई है, ये सारी आपने की हुई है, ये हमने कर ली हुई है सारी। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट है। अब हमारा आखिरी चैप्टर रह गया मेरे भाई, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्सेप्चुअली उस चैप्टर में सिर्फ एक चीज आपको मैंने बतानी है जो कि नई है, बाकी सारी पुरानी चीजें, यही एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट्स आ रही होंगी, यही सारा कुछ आ रहा होगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्लीज पिछला सारा रिवाइज कीजिएगा, वरना उस चैप्टर में आपको मुश्किल होगी। कब तक ये चैप्टर रिवाइज होते रहेंगे, कब तक हम ऐसे परेशान होते रहेंगे?